बच्चे आज हम आपके लिए लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं एसी सर्किट्स पे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ट्यूनिंग ऑफ एलआरसी सर्किट, उससे पहले हमने रेजोनेंस पे बात की थी, उससे पहले हमने कॉम्बिनेशन सर्किट्स किए थे, उससे पहले हमने प्योर सर्किट्स किए थे और शुरुआत में हमने एवरेज और आरएमएस करंट निकालने का और वोल्टेज निकालने का तरीका देखा था। आज का लेक्चर कंप्लीटली डेडिकेटेड होगा पावर डिसिपेटेड या पावर कंज्यूम्ड इन एन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट। किसी भी एसी सर्किट में कितनी पावर कंज्यूम होगी, कितनी पावर डिसिपेट होगी, उस पर ये पूरा लेक्चर रहने वाला है। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3-4 नई टर्म्स सीखने को मिलेंगी। सारी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जेईई नीट जैसे कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। नोटबुक्स निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरुआत करेंगे, नोट्स बनाने की शुरुआत करेंगे और लेट्स स्टार्ट। हेडिंग डालेंगे पावर इन एसी सर्किट्स। अच्छा, अगर मैं शुरुआत करूं, मान लो मेरे पास कोई डीसी सर्किट था, मेरे पास कोई डीसी सर्किट था जिसकी वोल्टेज थी V और करंट था I। मान लो कोई भी डीसी सर्किट है, डायरेक्ट करंट वाला सर्किट है, जिसमें वोल्टेज है V, करंट है I, तो मैं इसकी पावर लिखता था माय पावर इज V इंटू I। इतना सबको याद होगा, 10th क्लास में भी आई गेस आपने कर रखा है। तो पावर वाज सिंपली V इंटू I। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी देखा है, पावर इज वोल्टेज इंटू करंट। इसी से और चीजें आई थी, I स्क्वायर R, V स्क्वायर बाय R एंड सो ऑन। बट पावर हम बेसिकली निकालते थे वोल्टेज इंटू करंट करके। बट यहां पर मेरी वोल्टेज भी कांस्टेंट थी, यहां मेरी वोल्टेज भी कांस्टेंट थी, मेरा करंट भी एक कांस्टेंट करंट था। बट ऑल्टरनेटिंग सोर्स जब मैंने लगाया, मैंने किसी भी सर्किट में, कुछ भी हो सकता है यहां R, L, C, उसका कॉम्बिनेशन, मैंने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाया, इसकी वोल्टेज है VT, मान लो करंट आया IT। अब इस वोल्टेज गिवन है तो करंट निकालना, करंट गिवन है तो वोल्टेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हर तरह का सर्किट हमने बहुत अच्छी से, जो भी जेईई सिलेबस में सर्किट है, हमने हर सर्किट बहुत अच्छे से पढ़ा है। मेरे पास वोल्टेज भी टाइम वेरिंग है, माय वोल्टेज इज टाइम वेरिंग, टाइम के साथ चेंज हो रही है। मेरा करंट भी टाइम वेरिंग है, मेरा करंट भी टाइम वेरिंग है, राइट। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो जो पावर आएगी वो भी टाइम पे डिपेंडेंट होके आएगी, VT इंटू IT। यानी जो मेरी पावर है दैट इज ऑल्सो टाइम वेरिंग या टाइम डिपेंडेंट। अरे यार, वोल्टेज मेरी टाइम पे डिपेंड हो रही है, हर टाइम पे बदल रही है। जो करंट पैदा हो रहा है सर्किट में वो भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, हर समय बदल रहा है। तो अगर मैं VT इंटू IT करूंगा तो जो मुझे पावर मिलेगी वो भी क्या आएगी, PT। टाइम पे डिपेंडेंट मेरी पावर आ रही है। इस पावर को मैं क्या बोल दूंगा, दिस इज माय इंस्टेंटेनियस पावर। भाई ऐसा क्यों बोला, मैं यहां पर T की वैल्यूज डालते जाऊंगा, 1 सेकंड में क्या हुआ, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो मुझे पावर मिलती जाएगी। पावर एट 1 सेकंड, पावर एट 2 सेकंड्स, पावर एट 3 सेकंड्स एंड सो ऑन। तो दिस इज माय इंस्टेंटेनियस पावर एट एवरी इंस्टेंट यूजिंग दिस। इसे मैं पहला रिलेशन बोल रहा हूं, यूजिंग दिस, यूजिंग रिलेशन 1 we can find power at any instant of time, at any instant of time। इस रिलेशन को यूज करके मैं किसी भी टाइम पे पावर निकाल सकता हूं। मुझे किसी टाइम t पे वोल्टेज पता लग जाए और उसी टाइम t पे करंट पता लग जाए तो मैं इंस्टेंटेनियस पावर अपनी निकाल लूंगा, मैं अपनी इंस्टेंटेनियस पावर निकाल लूंगा। फॉर एग्जाम्पल किसी भी रेजिस्टिव सर्किट में मान लो मेरी वोल्टेज है 12 sin पाई बाय 3t, तो मुझे पता है मेरा करंट भी क्या होने वाला है। मान लो रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो मेरा पीक करंट होगा V0 बाय R। ये सारी ड्रिल हम कर चुके हैं, 2/2
विच इज 1 एम्पियर, तो करंट होगा I इज इक्वल टू I नॉट, I नॉट इज 1। और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जहां करंट वही वोल्टेज, जहां वोल्टेज उसी के साथ करंट, दोनों का फेज सेम, तो ये भी हो जाएगा π/3t। मुझे वोल्टेज भी पता लग गई, मुझे करंट भी पता लग गया। किसी ने बोला पावर निकालो एट 2 सेकेंड्स, तो मैं दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूं, मुझे आ जाएगा VT इंटू IT, यानी 12 sin π/3t। किसी ने बोल दिया पावर निकालो एट, आसानी के लिए कर लेते हैं 1 सेकेंड, sin π/3t इंटू 1 sin π/3t। t की वैल्यू 1 डाली तो 12 sin π/3 इंटू sin π/3। हाँ जी, π/3 60 डिग्री, sin 60 √3/2, तो 12 इंटू √3/2 इंटू √3/2, दिस इज 9, मेरी पावर 9 वॉट निकल के आ जाएगी। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस पावर। 3 तरह के पावर्स की बात करेंगे। नंबर 1, we multiply VT with IT and we can find power at any instant of time। इसको मैं बोल रहा हूं this is my instantaneous power, this is my instantaneous power। आगे चले, चीजें आगे बढ़ाएं। मैं बिठा रहा हूं, है सर्किट्स वगैरह बिठा रहा हूं। तो मुझे अभी तक पता लगा मेरा वोल्टेज टाइम वेरिएबल है, मेरी करंट भी टाइम पे डिपेंड कर रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर भी टाइम पे डिपेंड करेगी, तो पावर भी टाइम पे डिपेंड करेगी। तो मुझे पहली चीज पता लगी, माय इंस्टेंटेनियस पावर इज VT इंटू IT। क्या नाम दिया इसे? दिस इज माय इंस्टेंटेनियस पावर। किसी भी समय पे मैं पावर निकाल सकता हूं। सेकंड बात मैं कर रहा हूं एवरेज पावर की, P एवरेज क्या होने वाली है। जिस तरह मेरा करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा था, हर सेकंड पे टाइम करंट की वैल्यू निकाल लूंगा। और हमने क्या निकाला था? एक एवरेज करंट निकाला था, हमने RMS करंट निकाला था। उसी तरह मैं एवरेज पावर निकालना चाहता हूं। करंट मेरा टाइम पे डिपेंड कर रहा था, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। टी की वैल्यू डालते जाओ, अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट। उसकी एक हमने एवरेज पावर निकाली थी। इसी तरह एवरेज करंट निकाला था। इसी तरह क्योंकि मेरी पावर भी टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो मैं उसका एवरेज निकाल सकता हूं। और अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था किसी भी टाइम वेरिंग क्वांटिटी का एवरेज अगर निकालना है, जैसे मैंने करंट का एवरेज निकाला था, कैसे निकाला था? इंटीग्रेशन 0 टू t IT डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 टू t। किसी भी टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी का एवरेज ऐसे निकालते हैं, किसी भी टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी का एवरेज ऐसे ही निकालेंगे। अब सिंस मेरी पावर भी टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो पावर का एवरेज क्या होगा? PT 0 टू t इंटीग्रेशन 0 टू t। This would give me the relation of average power, कि मेरी किसी भी AC सर्किट में एवरेज पावर क्या आने वाली है फ्रॉम टाइम 0 टू t, यानी एक साइकिल में। करंट हम एक साइकिल में निकालते थे, याद है? करंट हम कभी एक साइकिल में निकालते थे, क्यों? देखा था वो 0 हो रहा है, तो उसकी एवरेज आधी साइकिल में निकालते थे, है ना? चलो, अब या तो अब क्या करूं? मैं मान लेता हूं, चलो मान लेता हूं कोई भी मेरा AC सर्किट है, CUIT। मान लो मेरा वोल्टेज है V0 साइन ओमेगा टी, और मेरा करंट आ रहा है कुछ I0 साइन ओमेगा टी प्लस कोई फेज डिफरेंस फाई। अगर प्योर रेजिस्टिव होता तो कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, साइन ओमेगा टी रहता। अगर प्योर कैपेसिटिव होता तो ये क्या हो जाता? कैपेसिटिव में करंट आगे, तो ये हो जाता प्लस π/2। अगर इंडक्टिव होता तो ओमेगा टी माइनस π/2। तो फिलहाल के लिए मान लिया कुछ फाई है ना, एक जनरल टर्म मान ली, वोल्टेज इतनी तो करंट इतना। तो मेरी पावर कितनी निकल के आएगी? मेरी इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी V0 I0 साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब आपको PT पता है, पुट करेंगे 0 से t इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय 0 से t इंटीग्रेशन t। तो एक तो तरीका ये है,
एक तो तरीका ये है, और मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था, याद है, जहां मैंने बोला था साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू इज 0, कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू इज 0, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2। ये रिजल्ट्स याद है बच्चे? आप डायरेक्टली इसे भी यूज कर सकते हो, इस ट्रिक को यूज कर सकते हो डायरेक्टली। करके देखते हैं, चलो। तो अगर मैं एवरेज पावर निकालूं तो मुझे किसका एवरेज निकालना है? इस चीज का। आई हैव टू फाइंड, एवरेज का सिंबल याद है? आई हैव टू फाइंड एवरेज ऑफ V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस 5, राइट? चलो एक काम करते हैं, साइन A प्लस बी खोल लें। यहां पर मैं साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगाता हूं, तो मेरी P एवरेज वुड बी एवरेज ऑफ V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ जी, किस किस को साइन A प्लस बी का फॉर्मूला नहीं आता? किस किस को साइन A प्लस बी का फॉर्मूला नहीं आता? जिसको नहीं आता बहुत दिक्कत है भाई। किस किस को साइन A प्लस बी का फॉर्मूला नहीं आता? इट विल बिकम साइन A cos B, दिस इज A, दिस इज B, यानी साइन ओमेगा t cos 5 प्लस cos ओमेगा t sin 5। जिसको ये फॉर्मूला नहीं आता भाई दिक्कत है। साइन A प्लस बी लिख लेता हूं मैं, मेरा साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A cos B प्लस cos A sin B। आज के ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली ये डिस्कस भी हुआ होगा, ये फॉर्मूला डिस्कस भी हुआ होगा। sin A प्लस बी इज sin A cos B प्लस cos A sin B। चलो अब ध्यान से देखना, ब्रैकेट खोलते हैं, इसका एवरेज चाहिए मुझे। एक बार ब्रैकेट खोलूं तो मेरा P एवरेज आ जाएगा V नॉट I नॉट, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू cos 5 प्लस साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी इंटू साइन 5 का एवरेज। इस कंप्लीट चीज का एवरेज इसे साइड में लिख लो, इस कंप्लीट चीज का एवरेज मुझे चाहिए। एक मिनट पे अपने मार्कर को थोड़ी इंक पिला लो यार, प्यासा बैठा मेरा मार्कर। चल, इंक नहीं पिलाई इतनी जल्दी, मार्कर चेंज किया। झूठ बोलते हो सर, इंक पिलाई। अच्छा चलो, मैंने क्या बोला था, जब आप एवरेज ले रहे हो तो टर्म्स के एवरेज अलग अलग हो जाएंगे। तो मेरा P एवरेज क्या बनेगा? एवरेज ऑफ V नॉट I नॉट, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एवरेज ऑफ cos 5 प्लस एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी, एवरेज ऑफ cos ओमेगा टी। अच्छा, यहां थोड़ा सा एक चेंज कर लें, इसे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं ना, इस चीज को फर्दर भी सॉल्व कर लेते हैं और आसान होगा। इस चीज को मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूं। सर कैसे करेंगे इसे फर्दर सॉल्व? देखना, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करूं, यहां मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 2 साइन ए साइन बी मिल रहा है, मुझे 2 साइन ए साइन बी मिल रहा है। तो मैं इसे लिख सकता हूं V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी cos 5 प्लस साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा इज साइन 2 थीटा साइन 5, और ये 2 तो कंटिन्यू हो ही रहा है। मुझे निकालना है भैया इसका एवरेज, अब मुझे निकालना है इसका एवरेज। बात समझ में आई अभी तक? बात समझ में आई? चलो अब अलग अलग एवरेज ले लेते हैं, इसका अलग, इसका अलग, अलग अलग अलग। अच्छा देखो, साइन ओमेगा टी, देखो ना, साइन ओमेगा टी का एवरेज पूरी साइकिल में 0 होगा। सर क्यों हो रहा था? हमने देखा था साइन ओमेगा टी कुछ ऐसा है, जितना करंट आया उतना गया, एवरेज 0। यार साइन 2 ओमेगा टी भी ऐसा ही होने वाला है, साइन 2 ओमेगा टी भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। इसे भी साइन थीटा बोल सकता हूं, ये भी साइन थीटा, बस एंगल अलग है, वो भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो ये चीज तो 0 होगी, इसका एवरेज 0।
साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 1/2 और वी नॉट कांस्टेंट चीज का एवरेज वही होता है। मैं बोलूं 5 का एवरेज क्या है, 5 ही है, तो वी नॉट का एवरेज वी नॉट, आई नॉट का एवरेज आई नॉट, साइन स्क्वायर का 1/2 और cos फाइव, अरे cos फाइव भी तो कांस्टेंट ही है, मेरा cos फाइव भी तो कांस्टेंट है। फाइव क्या था, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस, तो वो एंगल तो फिक्स ही है, तो यानी ये भी चीज कांस्टेंट है, इसका भी एवरेज इज एज इट इज। तो मुझे क्या मिला, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, माय पी एवरेज इज वी नॉट आई नॉट बाय 2 cos फाइव। यहां पे पहुंचेंगे सारे, अभी इस रिजल्ट पे बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, इस रिजल्ट की बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आप वो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ पीटी 0 से t डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से t करोगे, सेम रिजल्ट आएगा, करके चाहे देख सकते हो। मुझे पता लगा अभी तक मेरा एवरेज करंट, ये मेरा एवरेज पावर, मेरी एक साइकिल पे जो एवरेज पावर आने वाली है दैट इज v नॉट आई नॉट cos 5/2। अच्छा मैं इसे ऐसे लिख लूं, v नॉट बाय √2 इंटू आई नॉट बाय √2 इंटू cos 5। अब याद है v नॉट बाय √2 क्या होता था, पीक करंट डिवाइडेड बाय √2 या पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2 इज आरएमएस वोल्टेज साइनोसाइडल के केस में। तो इसे मैं लिख सकता हूं Vrms इंटू Irms। याद है Irms was I naught by √2, V root mean square was V naught by √2 cos of 5। आपने ये रिलेशन याद रखना है, my P average power in one cycle, this is average power in one cycle is given by Vrms Irms into ये cos phi क्या है, cos of phase difference between IT and VT। जो मेरा वोल्टेज, सर्किट की पूरी वोल्टेज और सर्किट का नेट करंट में जो फेज डिफरेंस फाई आया था, दैट इज माय, उसका कॉस ले लिया, उसे मैं बोल रहा हूं cos फाई। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसे बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर पीएफ से डिनोट करते हैं। व्हाट इज माय पावर फैक्टर, इट इज कॉस ऑफ फेज बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सर ये फेज क्या था, अरे अगर प्योर रेजिस्टिव की बात करूं तो वी नॉट भी इधर था, आई नॉट भी इधर था, फेज 0 था। अगर मैं बात करूं प्योर कैपेसिटिव की, अगर वी नॉट इधर है, आई नॉट इधर था, फेज क्या था, π/2। अगर मैं इंडक्टर की बात करूं, अगर आई नॉट इधर, वी नॉट इधर है, तो करंट π/2 पीछे था, फेज क्या था, फिर से π/2, ये होता है फेज, इसे बोलता हूं फेज। और बाकी सभी सर्किट के फेज कैसे निकालते थे, tan इनवर्स XL/R या tan इनवर्स XC/R या फिर tan इनवर्स XL माइनस XC/R या XC माइनस XL/R। तो फेज निकालना तो आता ही है, उसी का अगर मैं कॉस ले लूं, उसे मैं बोल रहा हूं पावर फैक्टर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो आपको सवाल में बोल रहा है फाइंड पावर, और ये मेंशन नहीं किया कि इंस्टेंटेनियस निकालो या एवरेज निकालो, तो लिखेंगे if it is not mentioned, if type of power to be calculated is not mentioned, we find, तब हमें कौन सी पावर निकालनी है, मुझे P एवरेज ही निकालनी है। अगर मुझे सवाल में टाइप ऑफ पावर मेंशन नहीं है तो मैं इंस्टेंटेनियस नहीं निकालूंगा, मैं कौन सी निकालूंगा, मैं निकालूंगा एवरेज पावर, राइट। चलो इसी के साथ एक और तरह की पावर होती है, उसे बोलता हूं एपरेंट पावर, APPARANT। एपरेंट पावर, इट इज नथिंग, इट इज Vrms इंटू Irms। तो तीन तरह की पावर मुझे डिफाइंड है, इंस्टेंटेनियस, एवरेज और एपरेंट। एवरेज और एपरेंट, अब ध्यान से देखना, अगर मैं P एवरेज बाय P एपरेंट करूं, P एवरेज बाय P एपरेंट करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, ये दोनों चीज तो कैंसिल आउट होंगी, मुझे मिल जाएगा cos फाई। इसी को तो मैं क्या बोल रहा हूं,
पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर इस तरीके से भी डिफाइंड है, इट इज रेशियो ऑफ एवरेज पावर एंड एपरेंट पावर। तो पावर फैक्टर को एक और तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, पावर फैक्टर इज रेशियो ऑफ P average and P apparent. Power factor is also defined as ratio of average power in the circuit and apparent power. अब जेई में कई बार सवाल ना बोलता है फाइंड करो एवरेज पावर और उसमें साइनोसॉइडल करंट और वोल्टेज नहीं गिवन, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला मत लगा देना भाई, तब तो मुझे एवरेज पावर के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमेशा से करते आ रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 to t pt डिवाइडेड इंटीग्रेशन 0 to t t। किसी भी टाइम वेरिंग चीज की एवरेज ऐसे ही निकलेगा, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है। अगर साइनोसॉइडल बोला है और अगर कुछ नहीं बोला तो साइनोसॉइडल मान लेना है। 99% साइनोसॉइडल पे आते हैं सवाल, एडवांस में कई बार दूसरे आ जाते हैं, जेईई मेंस में भी कई बार दूसरे आए हैं, बट 99% आपकी सारी एनालिसिस साइनोसॉइडल पे ही होने वाली है। फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, बच्चे रट्टे मार लेते हैं, VRMS is V0/√2 वगैरह वगैरह, वो नहीं करना, याद रहेगा आपको, बहुत बढ़िया। बट अगर किसी और तरह की वोल्टेज, किसी और तरह का करंट, किसी और तरीके की पावर है, तो आप इस तरीके से एवरेज निकालेंगे, राइट। चलो अब इस पे और डिस्कशन करते हैं, अलग अलग सर्किट्स पे क्या पावर एवरेज होने वाली है, अलग अलग एसी सर्किट्स पे एवरेज पावर क्या होने वाली है, उस पे बात करते हैं। अलग अलग एसी सर्किट्स पे एवरेज पावर क्या होने वाली है, उस पे बात करते हैं। चलो देखते हैं अभी तक मुझे क्या क्या सर्किट्स पता है ना, अभी तक मुझे क्या क्या सर्किट्स पता है, एक बार उस पे नजर डालते हैं। सबसे पहले हमने प्योर सर्किट्स किए थे, सबसे पहले हमने प्योर सर्किट्स किए थे। पहला सर्किट था प्योर रेजिस्टिव, मेरा प्योर रेजिस्टिव सर्किट था, रेजिस्टेंस लगी है सर्किट में, एसी सोर्स लगा है VT, कुछ करंट आया IT, और हमने देखा था जहां मेरी वोल्टेज वही मेरा करंट, यानी इनके बीच में फेज था 0, फेज था 0, तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर इज cos of pi, cos of pi यानी cos of 0 which is 1। तो मेरी एवरेज पावर एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट पे क्या आने वाली है, एवरेज पावर का फॉर्मूला IRMS VRMS into cos phi, यानी मेरी पावर एवरेज इन टर्म्स ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज जस्ट IRMS into VRMS। बिकॉज इनके बीच का फेज 0, उसका कॉस लिया 1 आ गया, my average power in pure resistive circuit is simply IRMS VRMS। सेकंड बात करें प्योर इंडक्टिव की, दिस वाज XL, एक AC सोर्स लगाया VT, कुछ करंट आया IT, और यहां हमने देखा था अगर वोल्टेज V0 ऐसे है तो करंट π/2 पीछे आ रहा था। याद करो प्योर इंडक्टिव में करंट फॉलो करता था वोल्टेज को π/2 पीछे, तो यहां इनके बीच का फेज इज π/2, तो यहां cos phi क्या हो जाएगा, हाँ जी cos π/2 आजकल मुझे 0 पता है, तो अगर मैं पावर एवरेज में cos phi को 0 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगी 0, यानी एक इंडक्टर पावर डिसिपेट करता ही नहीं, इसीलिए इसको बोल देते हैं वॉटलेस सर्किट। पावर की यूनिट वॉट, इसमें पावर है ही नहीं, तो इसे बोलते हैं इट इज अ वॉटलेस सर्किट, इट इज अ वॉटलेस सर्किट। पावर एवरेज, एक साइकिल में एवरेज पावर 0 आ रही है, एक साइकिल में एवरेज पावर 0 दे रहा है, राइट, एक साइकिल में है ना। थर्ड बात करूं प्योर कैपेसिटिव, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये रहा कैपेसिटर, ये रही वही वोल्टेज VT। यहां पर भी देखा था अगर वोल्टेज है V0 इधर है तो करंट इससे आगे था π/2, इसमें करंट π/2 आगे था, यानी करंट और वोल्टेज के बीच का फेज था अगेन π/2, cos π/2 अगेन विल बी 0, यानी यहां भी एवरेज पावर इन वन साइकिल इज 0। तो इन दोनों को मैं बोलता हूं, याद रखना, कई बार कंफ्यूज ट्रिकी सवाल दे देते हैं,
बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट लिखी होगी और एंड में बोला होगा सर्किट इज कैपेसिटिव, फाइंड एवरेज पावर। तो बहुत सिंपल सी बात, प्योर कैपेसिटिव एंड प्योर इंडक्टिव सर्किट गिव्स एवरेज पावर 0 ओवर अ साइकिल। तो इसे हम लिख लेंगे, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट विल गिव एवरेज पावर 0। इन्हीं को बोल देते हैं दीज आर माय वॉटलेस सर्किट्स, या फिर कई बार बोल देते हैं वॉटलेस पावर। इट इज माय वॉटलेस पावर। एवरेज पावर 0, याद रखना एवरेज पावर 0 है। एपरेंट पावर में cos phi आता नहीं, तो सबकी एपरेंट पावर क्या है? IRMS VRMS, IRMS VRMS, IRMS VRMS। सबकी एपरेंट पावर सेम ही है, सबकी एपरेंट पावर सेम ही है। चले, और भी हमने किए थे सर्किट, कौन कौन से किए थे भाई? हमने और कौन कौन से सर्किट्स किए थे? हमने किए थे प्योर, हमने किए थे कॉम्बिनेशन सर्किट्स, हमने किए थे कॉम्बिनेशन सर्किट्स। सभी कॉम्बिनेशन सर्किट का cos phi निकालने का तरीका बता दूं, या देखो ना, पहली बात तो आता है आपको, क्या करोगे? आप करोगे tan phi was equal to, अगर मैं इंडक्टिव की बात कर रहा हूं ना, ध्यान से देखना, अगर मैं इंडक्टिव की बात कर रहा हूं तो मैं tan phi कैसे निकालता था? XL by R। अगर मैं कैपेसिटिव की बात करूं तो मैं tan phi कैसे निकालता था? XC by R। अगर मैं LR सर्किट की बात करूं या RC सर्किट की बात करूं, अगर LRC की बात करूं तो tan phi कैसे निकालते थे? XL minus XC या XC minus XL by R। अगर यहां से phi निकल गया, यहां से आपने phi निकाल लिया भाई, तो इससे आप cos phi भी निकाल सकते हो। सभी का आपको पावर फैक्टर मिल जाएगा। मेरी P एवरेज का फॉर्मूला IRMS VRMS इनटू cos phi, यहां पुट कर दो, आपको एवरेज पावर मिल जाएगी। एक तो तरीका ये है, या फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, मैं कर लूंगा cos phi इक्वल्स टू R by Z। मेरा cos phi इज R by Z। इससे भी आप डायरेक्टली निकाल लोगे। Z क्या है? सर्किट की इंपीडेंस। मेरे LR सर्किट के लिए Z क्या होती थी? R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का अंडर रूट। मेरे CR सर्किट के लिए Z क्या होती थी? R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर का अंडर रूट। और LRC सर्किट के लिए Z क्या होती थी? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC या XC माइनस XL का स्क्वायर। तो इट इज R by Z, यानी रेजिस्टेंस उस सर्किट की डिवाइडेड बाय पूरी इंपीडेंस। इस तरीके से भी आप phi निकाल लोगे। आप जब सॉल्व करोगे तो आप नोटिस करोगे इस तरीके से निकाल के कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इस तरीके से निकाल के कैलकुलेशन आसान हो जाती है। क्यों? पहले आप यहां से निकालोगे तो पहले tan phi निकाला, फिर tan इनवर्स निकाल के phi निकाला, उसमें फिर cos phi में डाला, फिर cos निकाला। इससे डायरेक्टली आपका cos phi आ जाएगा। सर्किट की रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर्किट की इंपीडेंस, सर्किट की रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर्किट की इंपीडेंस। अगर LR सर्किट था तो एक R होगा, एक L होगा, इसकी Z ये होने वाली है, तो इसमें क्या हो जाएगा? R डिवाइडेड ये वाला Z। अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो एक R है, एक C है, इसमें R ये है और उसकी Z क्या हो जाएगी? ये, तो R बाय दिस एंड सो ऑन। आप चलते जाएंगे तो आपको हर तरीके के सर्किट की एवरेज पावर निकालना आ जाएगी। और सभी सर्किट के लिए एपरेंट पावर क्या है? उसका IRMS इनटू VRMS। तो आज बच्चे हमने किया क्या? हमने जितने भी सर्किट्स थे, पहली बात हमने पावर की बात की, तीन तरीके की पावर डिफाइन की, इंस्टेंटेनियस VT इनटू IT। एवरेज पावर दो तरीके निकालने के, इंटीग्रेशन से निकाल, अगर इंटीग्रेशन स्ट्रांग है निकालो, कोई बात नहीं, अगर नहीं तो ट्रिक आपको बता रखी है। थर्ड हमने बात की एपरेंट पावर की। एक टर्म बीच में आई cos phi, जिसको बोला पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इज नथिंग, इट इज cos ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन VT एंड IT। सभी के फेज डिफरेंस मुझे पता थे प्योर सर्किट्स के, वहां से देखा प्योर रेजिस्टिव की एवरेज पावर इज VRMS IRMS, because phi 0 था, cos phi was 1।
फिर देखा प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव। प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर एवरेज 0 थी। इन्हीं को बोल देते हैं वॉटलेस पावर या वॉटलेस सर्किट्स। और बाकी जो कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं उसके निकालने का या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दिस इज मच इजियर, निकालने में बहुत आसानी है। R उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगी है डिवाइडेड बाय टोटल इंपीडेंस ऑफ दैट सर्किट, यू विल गेट द पावर फैक्टर। और एक बार पावर फैक्टर आ गया यू विल डेफिनेटली गेट द एवरेज पावर। तो ये बात थी बच्चे पावर की, ये बात थी पावर की। अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे मैं बोलता हूं एलसी सर्किट। आपने नोटिस किया होगा जब हमने सर्किट किया, हमने आरसी किया, एलआर किया, एलआरसीबी कर लिया, उस पे रेजोनेंस निकाल ली, उसकी ट्यूनिंग देख ली, पावर सभी सर्किट्स में निकाल ली, बट हमने एलसी की बात नहीं की है। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक होने वाला है एसी सर्किट्स का वो होगा ये एलसी सर्किट। ऐसा हो क्या रहा है एलसी सर्किट में वो हम देखेंगे एक बार, राइट। उसके बाद बहुत मजा आने वाला है, जेईई के पिछले 10 साल के हर एक सवाल को सॉल्व करेंगे, हर एक सवाल को। इसमें एक लेक्चर लग सकता है लंबा या 2 लेक्चर लग सकते हैं, बट पिछले आने वाले जेईई मेंस एडवांस सभी के 10 साल के हर एक सवाल को सॉल्व करोगे और आपको पता लगेगा कि आपकी किस लेवल की तैयारी हो चुकी है, राइट। तो मिलते हैं बच्चे अगले लेक्चर में। खुश रहें, पढ़ते रहें, मम्मी पापा को तंग मत करो, प्लीज मत करो। जय हिंद।